साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों आज नहीं कहूँगा मजामा केम छो कैसा आहेस। दिन बहुत बुरे हैं, डर बहुत लगता है। साथियों रिसेंटली हमने गवाया अतुल सुभाष जी को, देश के एक बेहतरीन इंजीनियर, और अब गवाया हमने एक ऐसी फैमिली को जो रहती है जोधपुर में। और साथियों इस बार कोई पति नहीं मरा है, हमने गवाया एक माँ को। एक माँ और उसके दोनों बच्चों ने आत्महत्या कर ली, सिर्फ इस आधार पे कि जो पत्नी है वो तंग करती है, उसका परिवार जो है वो तंग करता है, हैरेस करता है, ह्यूमिलेट करता है, और अल्टीमेटली मरने के अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। साथियों कौन मरना चाहता है, ज़रा सोचो। आज एक ऑलपिन लेना, अपने शरीर पे लगाना, चुभोना, बहुत दर्द होगा। ज़रा सोचिए उस व्यक्ति को जिसने सुबह सुबह उठते ही जहर कंज्यूम किया, अपने परिवार को जो है कंज्यूम करवाया, और पूरा परिवार जो है ख़त्म हो गया। उनके घर में एक रिश्तेदार आता है, उनकी लाशों को देखता है, घबरा जाता है, और लोग बाग जो है इकट्ठे होते हैं। उन व्यक्तियों को जो है अल्टीमेटली हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, एक प्रयास के साथ, एक उम्मीद के साथ कि काश ये बच जाए। पर साथियों यहाँ पर 3 लोग नहीं मरे, यहाँ पर मेंस राइट मरा है। ये सुसाइड 3 व्यक्तियों का नहीं है, ये सुसाइड है मेंस राइट का। कब तक गवाते रहेंगे हम ऐसे लोगों को, कब तक होगी बली। साथियों विचारणी बिंदु है, सोच का बिंदु है, सोच के देख लेना। जिसका जाता है उसको मालूम है, हमें और आपको क्या। हमारे लिए सिर्फ एक खबर है, सिर्फ एक कंटेंट है, बट जिसका गया है उससे ज़रा पूछना कि क्या गवा दिया उसने। साथियों एक घड़ी छोटी सी अगर हमारी खो जावे तो हम कितना परेशान हो जाते हैं। कोई हमारी साड़ी खो जावे, या कोई अच्छा हमारा कोई सूट खो जावे, या कोई फ़ोन खो जावे, कितनी परेशानी हमको रहती है। पर यहाँ तो इंसान चले गए, एक परिवार जो है हमने खो दिया, एक कम्युनिटी जो है हमने खो दी, एक कल्चर जो है हमने खो दिया। अरे हमने माँ को खो दिया। साथियों हिंदी सिनेमा के अंदर एक बात थी, जब एक हीरो ने दूसरे हीरो से कहा कि मेरे पास सब कुछ है, तेरे पास क्या है, तो वो हीरो कहता है कि मेरे पास माँ है। साथियों आज मेरी माँ भी नहीं है, सन 2020 में कोरोना काल में चली गई थी। मुझे मालूम है कि क्या दर्द होता है जब एक माँ चली जाती है। उसका स्पर्श, उसका क्रंदन, उसका ममत्व कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता। पर करें तो हम क्या करें, हम सब नतमस्तक हैं, डरे हुए। हम करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे। जिम्मेदार कौन है, हम खुद। साथियों शादी एक पवित्र बंधन है, खासकर बात मैं करूं हिंदू समाज की, पर आज के टाइम पे धंधा बन गया। हमारी कम्युनिटी के लोग इन्हें ज्ञान देते हैं कि भाई तुम ऐसे केस बनाओ, उसमें ये एलिगेशंस लगाओ, ये लोग घबराएंगे, डरेंगे, राजीनामा कर लेंगे, अल्टीमेटली तुम्हें भारी भरकम जो है पैसा मिल जाएगा मेंटेनेंस के नाम पे। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को कि सिर्फ कुछ कमीशन के लिए ऐसी महिलाओं को भड़काते हैं, झूठे केस कराते हैं, और अल्टीमेटली बदनाम होती है कम्युनिटी। कम से कम शर्म करो भाई। वैसे भी समाज जो है गलत दिशा में जा रहा है। जो आज मॉडर्न कल्चर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, समाज जा किस तरफ रहा है, और उसी बीच हम उनको प्रोवोक कर रहे हैं। हम डाल रहे हैं आग में घी। क्यों? सिर्फ कुछ पैसों के लिए। अरे पैसे कमाना है तो मेहनत कर लो, किसी को ज़िंदगी दो। एक झूठे केस के नाम पर अगर हम प्रताड़ित कर रहे हैं पुरुष को, उससे पैसा निकाल रहे हैं, तो वो पैसा किसी काम कर्म का नहीं है। साफ साफ बात है, वो एक हराम की कमाई है। क्लियर है बात ये। तो साथियों जब ये केस मैंने पूरा पढ़ा, देखा, तो बहुत दुख हुआ कि ये हो क्या रहा है। बलि पहले हुई अतुल सुभाष जी की, अब बलि हुई इस फैमिली की। कब तक होती रहेंगी ये बलियाँ? हम इतने लाचार खड़े हैं। अरे खुद बिकने बाजार खड़े हैं। दोस्ती के लिए मिलता नहीं दोस्त कोई, दुश्मन कई हजार खड़े। महलों में है कैद उजाले, गलियारे अंधकार खड़े, और सच की गर्दन झुकी हुई है, लेके सब तलवार खड़े। तो ये गर्दन वास्तव में झुक गई है, और जो अन्यायकारी लोग हैं हमारी गर्दन काटने में लगे हुए हैं। पर तब भी हम मौन हैं। बोले तो हम क्या बोले। साथियों रिसेंटली कई शादियाँ हो रही हैं, लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली उनका मैनेजमेंट क्या है। भविष्य में लफड़ा हो गया, केस हो गया, तो कौन बचाएगा उनको। मेरे यार की शादी है, बल्ले बल्ले, ये क्या है। नाचो कूदो एंजॉय करो,
पर कम से कम भविष्य में आने वाली मुसीबतों का तो एक सिक्योर सिस्टम तैयार करो। अगर वो तैयार नहीं करा तो अल्टीमेटली जो हाल अतुल सुभाषी का हुआ है, जो हाल इस फैमिली का हुआ है, हो सकता है कल वो हाल आपका भी हो जाए। साथ में इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि वी शुड ड्रॉ अ मैरिटल एग्रीमेंट। अगर ड्रॉ नहीं करोगे, लड़की घर में आपके आ गई और प्रेत की तरह बस गई, तो ये मान के चलना आपकी प्रॉपर्टी का 70% हिस्सा वो खा जाएगी। पर आप तो अभी भी अनअवेयर हो, अरे जी क्या फ़र्क पड़ता है जी, ऐसा थोड़े ना होता है जी। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, शादियाँ फेलियर हो रही हैं, जिम्मेदार समाज भी है, जिम्मेदार मॉडर्न कल्चर भी है, जिम्मेदार सोशल मीडिया भी है, जिम्मेदार हर उस लड़की की माँ है जिसका काम है लड़की को ट्यूशन देना। और जो भी लड़कियां अपने मायके से ट्यूशन लेती हैं कि घर चलाना कैसे है, निश्चित तौर पर उनको तलाक की डिग्री मिलती है। उनको डिग्री तो मिल जाएगी, पर वो डिग्री आपके लिए भारी पड़ जाएगी। आपका वो सब कुछ लूट के ले जाएंगे और आप देखते रह जाओगे। सिस्टम जिसका काम है न्याय करना, वो सिस्टम आपको खा जाएगा। सर इस केस में क्या हुआ, ये लोग आज मर गए, संवेदनाएं रहेंगी 3 दिन 4 दिन 5 दिन, सब भूल जाएंगे इनको। पर जो ये बात लिख के गए, ये बात बहुत काम की है। साथियों, भवरी देवी के 2 बच्चे, नवरत्न और प्रदीप। इनके पति का देहांत हुआ 2012 में। एक विधवा माँ, बच्चों को पाला बड़ा किया। और नवरत्न जो बड़ा बेटा है, इसकी शादी हुई 4 महीने पहले। लगा कि अब बहू आ गई है, सब कुछ ठीक चलेगा, वंश भी जो है आगे बढ़ेगा। अल्टीमेटली बहू और उसके परिवार ने इनका जीना आराम कर दिया। इनको झूठे केसों में फंसाया और इनको हैरेस किया, डिस्प्यूट्स क्रिएट करे अनवारंटली। सिर्फ एक ही मकसद था कि जो कुछ भी इनके पास में उसको लूट लिया जाए। साथियों, मुझे ध्यान आता है, आज भी मैं किताब पढ़ रहा था कि जब गुरु गोविंद सिंह जी पर धोखे से हमला हुआ था तो इनका परिवार जो है बिछड़ गया था। मतलब माँ और दोनों बच्चे अलग और बाकी परिवार जो है अलग हो गया। गंगू था, उसको मालूम पड़ा कि जो माता जी हैं उनके पास में सोना है, अशरफियाँ हैं, तो उसको ले लिया जाए। तो उसने जो है चोरी कर ली। जब माता जी ने कहा कि भाई आपने ले लिया है कोई बात नहीं, तो उसने कहा भाई मैं चोर हूँ क्या। खुद तो वो चोर था पर बन गया कोतवाल। क्लियर है बात ये। तो अल्टीमेटली उसने जो है शिकायतें कर दी दरबार में जाके कि ये माता जी और गुरु गोविंद सिंह के बच्चे मेरे पास में, इनको आके ले जाओ। और जो राजा था उसने भी जो है उस गंगू पर लड़ाई किया और अल्टीमेटली जो कंसर्न फैमिली थी गुरु गोविंद सिंह की, उसको एप्रीहेंड कर लिया। पर साथियों, जब दरबार में गए गुरु गोविंद सिंह के बच्चे, तो वो घबराए नहीं। उनको ऑफर दिए गए कि आप धर्म परिवर्तन कर लो, आप बन जाओ मुसलमान। उन्होंने कहा नहीं, वाहे गुरु जी का खालसा ते वाहे गुरु जी दी फतेह। तो मेरा कहना यह है कि अगर हम डर गए तो अगला फ़ायदा उठाएगा। जब तक नियम कायदे कानून नहीं बनते हमारे पक्ष में, तब तक लड़ना तो होगा ना। अगर नहीं लड़ेंगे तो ऐसा ही हाल होगा। साथियों, सुसाइड कोई हल नहीं है। सुसाइड प्रतीक है आपकी कायरता का। ये शो करता है कि आप बुज़दिल हो। एक लड़का अगर आत्महत्या कर रहा है तो लड़की को बल मिलता है, देखा हमने केस कर दिया, अब ये पूरा फैमिली ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें पता नहीं कौन से सुपर हीरो की आत्मा आ जाती है इनमें, तो इनको लगता है कि हम डॉन हैं। पर साथियों, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर आप अभी भी नहीं जगे तो आप मारे जाओगे। पर जगने का मतलब ये नहीं है कि उठो जागो रोडा लगे भागो। जगने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स करने होंगे ताकि हमें दिक्कत नहीं पड़े। साथियों, ज़रा सोचो कि मरने से पहले कितना सोचा होगा इस फैमिली ने कि अब क्या करें, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, मरना तो पड़ेगा। गले लगा लिया मौत को। क्या लिखा इस व्यक्ति ने, आखिरी मैसेज, हमको तंग करा दिमाग रूप से, झूठे इंजाम लगाए हमारी मौत की सज़ा, मंडले वाले लाल सिंह, हुकुम सिंह, शरवण सिंह और इनकी बेटी नीतू कंवर, इन सब ने दिमागी ढंग से टॉर्चर किया है। झूठे इंजाम लगाए हैं मेरी मौत की सज़ा, इनकी पूरी फैमिली को दिलवाना साहब प्लीज़। एंड में आ गए इमोजी सेट वाले। और यहाँ ये चैप्टर हो गया क्लोज। कौन जिम्मेदार है? ज़रा सोचो, क्या आप चाहते हो कि आपका आखिरी मैसेज भी ऐसा ही हो कि मेरी मौत की सज़ा दिलवा देना? ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं वो मुकाम, वो फिर नहीं आते। हमको वो राजेश खन्ना नहीं बनना है, हमको बनना है सन्नी देओल। अगर हमारे अधिकारों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो हमें मालूम है करना क्या है।
हमें लड़ना होगा, पर लड़ने के लिए हमें पैटर्न भी तैयार करना होगा। लड़ाई शरीर की नहीं, लड़ाई दिमाग की भी है, बट शरीर को भी ऊर्जावान हमें रखना होगा। साथियों, इस कड़ी में आपको मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ कि कैसे हम इन मुकदमों के हैरेसमेंट से बच सकते हैं अगर हमने कुछ प्रिपरेशंस कर ली तो। सबसे पहली बात आपको करना पड़ेगा मैरिटल एग्रीमेंट। ये बात दिमाग में सेटल कर लो, अगर नहीं करोगे तो आप ही मरोगे। नंबर 2, आपकी जो भी अर्निंग हो रही है उसका मैक्सिमम डाइवर्जन जो है आप कर दीजिए अपने माता पिता के नाम पर, नहीं करोगे तो मरोगे। तीसरी बात ये कि जो आप लड़की वाले हैं उनको साफ साफ कह दो कि भाई हमारे पे ये लाइबिलिटीज़ हैं और हमारे ये खर्चे होते हैं, और सारी की सारी बातें आप लिखो अपने बायोडाटा के अंदर। अगर आप नहीं लिखोगे तो वहाँ मारे जाओगे। चौथी बात है कि जब भी शादी हो रही है उसका एक बजट है, वो बजट आपको तय करना पड़ेगा। आप लोग कर्जा लेते हो, फिर वो कर्जा आप चुका नहीं पाते हो, फिर केस भी हो जाते हैं, फिर अल्टीमेटली प्रॉब्लम्स को आप काउंटर नहीं कर पाते हो, मुसीबतों में जो है फंस जाते हो। वहाँ पर आपको अंबानी जी का फॉर्मूला जो है अपनाना पड़ेगा। यहाँ मुझे अच्छे लगे अंबानी जी, वो कहते हैं कि आपकी जो नेटवर्थ है उसका खर्च करना आपको सिर्फ 1% शादी पे। अगर मान लीजिए मेरी नेटवर्थ है 1 लाख रुपए, नेटवर्थ क्या है कि मेरे पास जो भी असेस्ड है बगैर लाइबिलिटीज़ की जो पैसा है सब मिला के, उसको कहेंगे हम नेटवर्थ। अगर वो 1 लाख है तो सिर्फ खर्च करना है हमें 1000 रुपये, ताकि मुसीबत आ भी जाए तो हमको ईजिली काउंटर कर सकें। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप वहाँ पर मारे जाओगे। इसके अलावा अगर आप सैलरी पे हो, अमूमन जो हमारे भाई हैं वो सैलरी को अर्न करते हैं, कुछ अर्न कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, कुछ अर्न कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि आपके जो भी डिडक्शंस होते हैं, क्लियर है, चाहे वो TDS के फॉर्म में हो, क्लियर है, या अदर फॉर्म में हो, इसकी आपको छूट नहीं मिलती है मेंटेनेंस कैलकुलेशन के अंदर। तो आपको अपनी इनकम को डाइवर्जन करना पड़ेगा। वो कैसे होगा भाई, सर्टेन खर्चे आपके हैं, ये आपको शो करने हैं, वो सारे खर्चे आप खाते से करो। आप अपनी माताजी को, अपने पिताजी को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते रहो, और ये हैबिट डाल दो आज से। और इसके अलावा ये स्पेसिफिक कर दो एक रिटर्न एग्रीमेंट में कि शादी के बाद हम एक जॉइंट खाता खोलेंगे, उसमें जो है मैं कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र करूँगा, मेरी वाइफ भी जो है जॉब करेगी, उसमें कुछ अमाउंट जो है ट्रांसफ़र करेगी, और उस जॉइंट खर्चे से परिवार जो है चलेगा। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप तो लड़कियाँ ले आए अनपढ़ या पढ़ी लिखी बेरोजगार, तो अल्टीमेटली वो आप पर जो है भारी पड़ती हैं। उनको लगता है कि हमारा पति है, इसको हम लूटेंगे, हमारा ATM मशीन है। दिन भर जो है अपनी बहन से लगी रहती है या माँ से लगी रहती है, अरे दीदी क्या लाए तुम, अरे मेरे पति ने मुझे लेके दिया आईफोन, तुम भी ले लो दीदी। तो वह दिन भर जो है खून भेजेगी आपकी बीवी, या उसका बहन जो है कहीं घूम के आ गई तो वो आपको भी कंपेयर करेगी, भाई मुझे घुमा के लेकर आओ। तो कम से कम वाइफ को बिजी रखो, रोज़गार जो है उसको दिलवाओ। अगर रोज़गार नहीं दिलवाओगे, पत्नियों को घर बैठाओगे तो वहाँ पर मारे जाओगे। क्लियर है बात ये। तो जिम्मेदारियाँ हैं, पर जिम्मेदारियों का निर्वहन करना आपको आना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो ऐसे इंसिडेंट जो है हमारे को दिखाई देते रहेंगे। मैंने केवल सुझाव दिया है, ऑप्शन सिर्फ आपका है। अगर पत्नी का आपने प्रोफाइल नहीं बनाया, उसको असेसी नहीं बनाया इनकम टैक्स में, तो वहाँ पर कोई भी आपको मरने से नहीं बचा सकता। कोई कोर्ट तो बोलेगी भाई वो तो बेरोजगार है, उसके पास साध्य नहीं है, तो देना पड़ेगा ना मेंटेनेंस। तो ऐसी गलतियाँ भाई मत करो। क्लियर हो गया आपको। और इसके अलावा एक बात ध्यान रखो कि अगर आप कॉर्पोरेट हो या आपके पिताजी माताजी कॉर्पोरेट हैं, तो आप मनी जो है पूरा का पूरा जो है फर्म में ले जाओ। उस फर्म से जो है आपको सैलरी ड्रॉ करनी है, और उस सैलरी को जो रखना है बहुत ही कम एक्सटेंड के ऊपर, ठीक है जी। और उसी सैलरी के बेसिस पे जो है आपका कंपटीशन होगा मेंटेनेंस का। तो जो भी खर्चे करने हैं वो कर लो कंपनी के बिहाफ पे, तो उस पर कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है जी। और जहाँ पर बात आती है आपकी मेंटेनेंस की, तो जो आपकी इंडिविजुअल सैलरी है, जो आपका इंडिविजुअल असेस्ड है, वही जो है वहाँ पर एक बनेगा बेस टू कैलकुलेट द मेंटेनेंस अमाउंट। तो ये कुछ सावधानियाँ हैं जो दिमाग में रखनी पड़ेंगी। अगर नहीं रखोगे तो आप मारे जाओगे, दिक्कत फिर आपके लिए होगी। तो बस यही मेरा कहना है। बस कुल मिला के बचो जितना हो सके, नहीं तो ऐसे केस होते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे और सरकारें जो है देखती रहेंगी, हम भी जो है देखते रहेंगे। क्लियर है। अगर बात समझ में आई तो उसको फॉलो जरूर करना। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।